हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, तो ठीक है, कल किसी कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो ठीक है, आज हम लोग वैदिक काल का तीसरा पार्ट के बारे में देखेंगे। तो तीसरा पार्ट, तो ऋग्वेदिक समाज हम लोग इनके बारे में देखेंगे। इस काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। समाज समतामूलक था, अर्थात समाज में भेदभाव नहीं था। फ्रेंड्स, इस काल में जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई थी और समाज जो था समतामूलक था, अर्थात समाज में भेदभाव नहीं था। सबका समान वैल्यू था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ऋग्वेदिक समाज के प्रारंभिक काल में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभिक काल में जो थे 3 वर्ण थे, एक ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। शूद्र की उत्पत्ति बाद में हुई है, जो हम लोग आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, समाज का विभाजन कर्म के आधार पर था। फ्रेंड्स, समाज का जो विभाजन था वो कर्म के आधार पे था, न कि वर्ण के आधार पे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 9वें मंडल से पता चलता है कि वर्ण विभाजन रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। 9वें मंडल में एक बात कही गई है, वो बात हम लोग देख रहे हैं। 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा पीसने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे। शूद्र शब्द की उत्पत्ति 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द की उत्पत्ति 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। दसवें मंडल में बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के बाहों से, और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के जंघों से, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के पैरों से हुई है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा या विराट पुरुष, ब्रह्मा को ही विराट पुरुष कहते हैं, ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के बाहों से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के जंघों से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा या विराट पुरुष के पैरों से हुई है। वर्ण के आधार पर भेदभाव तब शुरू हुआ जब आर्य सप्त सिंहल प्रदेश से उत्तर भारत की मैदान की ओर बढ़े और उत्तर भारत में उसका मुकाबला अनार्यों से हुआ। ऋग्वेद में अनार्यों को दास दस्यु कहते हैं और ये काले रंग के होते थे। फ्रेंड्स, वर्ण के आधार पर भेदभाव तब शुरू हुआ है जब आर्य सप्त सिंहल प्रदेश से उत्तर भारत की मैदान की ओर बढ़े। तो फ्रेंड्स, जब आर्य जो थे सप्त सिंहल प्रदेश से उत्तर भारत की ओर बढ़े, तब जो है वर्ण के आधार पर विभाजन हुआ। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक मैप से देखेंगे, जैसे मान लीजिए आर का जो क्षेत्र था इधर था, तो आर जब था, मान लीजिए यहाँ से गंगा नदी बहती है, ये गंगा नदी है। तो फ्रेंड्स, जब आर्य यहाँ से उत्तर भारत की तरफ आए और यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे इसको अनार्य कहते थे, और आर्य और अनार्य का जो आर्य और अनार्यों का जो मुलाकात हुआ, तो फ्रेंड्स, इस अनार्यों को जो ये अनार्य जो थे ये काले रंग के होते थे और आर्य जो थे गोरे रंग के थे। तो फ्रेंड्स, आर्य जो है इनको शूद्र का नाम दिया, ठीक ना। तो यही हम देख रहे हैं। और सब सिंहल प्रदेश इस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी 7 नदियों का क्षेत्र है। पिछले वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे ये 7 नदी कौन कौन है, ठीक है। ऋग्वेद में अनार्यों को दास दस्यु कहते हैं, ये काले रंग के होते थे। अब परिवार के बारे में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार अर्थात कुल थी। समाज पितृ प्रधान था, परिवार पर पुरुष का पूरा नियंत्रण था। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हड़प्पा काल में देख रहे थे कि समाज जो था वहाँ पे मातृ प्रधान समाज था
और यहाँ पे देख रहे हैं वैदिक काल में इसका जस्ट अपोजिट है। समाज जो है पितृ प्रधान है, यानी परिवार पर पुरुष का पूरा नियंत्रण था। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार की प्रथा थी जिसे नाप्त्री कहते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार की भी प्रथा थी, एक साथ लोग परिवार में रहते थे और इसको नाप्त्री कहते हैं। कन्या के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, कन्याओं को वर चुनने का अधिकार था, कन्या चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकती है जिसे अमाजू कहते हैं। कन्याओं के लिए कुछ जो विशेष प्रावधान है वो सब ये सब दिया हुआ है। कुछ विदेशी स्त्री का उल्लेख है जो स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वपाला, ये जो है सब ये विदेशी स्त्री हैं जो ऋग्वेद की मंत्रों की रचना किया हुआ है। फ्रेंड्स, कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था, कन्या को वर्ण चुनने का पूरा अधिकार था। अगर कन्या चाहे तो जीवन भर विवाह नहीं कर सकती है और इस टाइप की कन्या को हम लोग अमाजू कहते थे ऋग्वेद में। कुछ विदुषी स्त्री का भी उल्लेख है जो स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी, जैसे लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, विश्वपाला है इत्यादि। ऋग्वेद में महिला के लिए जायदस्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पत्नी का घर। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में महिला के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो जायदस्तम है, जिसका अर्थ होता है पत्नी का घर। कुछ साक्ष्य है जो महिलाओं की अच्छी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देख रहे हैं कुछ पॉइंट है जो कि महिलाओं की स्थिति को अच्छा नहीं दर्शाता है यहाँ पे। जैसे नियोग प्रथा है, जब महिला का पति मर जाता था तो उनका विवाह उनके देवर से कर दिया जाता था और संतान होने के बाद यह विवाह खत्म समझा जाता था। फ्रेंड्स, इसको नियोग प्रथा कहते हैं। नियोग प्रथा मतलब होता है कि जब किसी भी महिला का पति मर जाता था तो उसका विवाह उसके देवर से कर दिया जाता था और फिर संतान उत्पत्ति के बाद यह विवाह खत्म समझा जाता था। और बहुपति प्रथा है, यानी एक स्त्री के एक से अधिक पति होने का भी प्रमाण मिला है। और नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को फ्रेंड्स क्षेत्रज कहा जाता था। अब हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में देख रहे हैं। ऋग्वेदिक समाज का राजनीतिक जीवन कबीलाई आदर्श पर आधारित था। ऋग्वेदिक आर्य कई कबीले मतलब जन में विभक्त था। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक समाज जो था राजनीतिक जीवन कबीलाई समाज पर आधारित था और ऋग्वेदिक आर्य जो था फ्रेंड्स कई कबीले में विभक्त था। हर क्षेत्र का कबीले का अलग अलग मुखिया होता था। और इस काल में राज और राजा का संकल्पना नहीं था। फ्रेंड्स, इस काल में राज और राजा का संकल्पना नहीं था। राज और राजा का संकल्पना उत्तर वैदिक काल में होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ऋग्वेदिक राजा को राजन और उसे जनस्व गोपा कहा जाता था। फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक राजा को राजन कहते थे और उसे जनस्व गोपा, जिस ऋग्वेद में जिस चीज़ का उल्लेख है उस जनस्व गोपा यानी राजन के लिए जनस्व गोपा का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है कबीले का रक्षक। राजन जो होता था वो कबीले का रक्षक होता था और राजा की कल्पना उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। राजनीतिक जीवन में भी कुछ पार्ट और कुछ और बचा हुआ है पॉइंट, उसको हम लोग डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। कल नेक्स्ट पार्ट लेके हम फिर आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।